काशमोरा। काशमोरा और उसका परिवार ठग हैं जो काला जादू और काली आत्माओं के नाम पर लोगों को ठगते हैं। एक दिन पीएचडी शोध छात्रा यामिनी सबूत इकट्ठा करने और उसे जनता के सामने बेनकाब करने के लिए काशमोरा से जुड़ जाती है। काशमोरा की प्रसिद्धि उसे एक अंधविश्वासी और धोखेबाज मंत्री बनाती है। काशमोरा मंत्री धनकोड़ी का विश्वास अर्जित करता है। जब आयकर विभाग धनकोड़ी के घर पर छापा मारता है तो वह अपने गुर्गों से सारा अवैध धन काशमोरा के घर में ट्रांसफर करने के लिए कहता है। इसे भागने और विदेश में बसने के अवसर के रूप में देखते हुए काशमोरा का परिवार पैसे लेकर भाग जाता है। इस बीच चेलापति राव काशमोरा की मदद मांगता है और उसे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बाहरी इलाके में एक प्रेतबाधित बंगले में ले आता है। घर में असली भूत काशमोरा को सताते हैं। इस बीच चेन्नई में धनकोड़ी को पता चलता है कि काशमोरा एक धोखेबाज है और अपने परिवार को मारने के लिए अपने गुर्गों को भेजता है। गुर्गे काशमोरा को बंगले से ले जाने की कोशिश करते हैं लेकिन कर नहीं पाते क्योंकि भूत उन्हें पीटता है और काशमोरा और उसके परिवार को घर के अंदर खींच लेता है। परिवार का सामना घर के अंदर लंबे समय से फंसे एक दलाल से होता है। दलाल का कहना है कि बंगला कभी राजकुमारी का महल था। उसकी मृत्यु के बाद से घर के निवासियों और मालिकों को एक बुरे भाग्य का सामना करना पड़ा है। वो हमें ये भी बताता है कि बंगले में 13 भूत हैं। फंसे हुए लोग राजनायक के भूत से मिलते हैं जो सभी 12 आत्माओं का मुखिया है। राजनायक काशमोरा से उसे और उसके अधीनस्थों को आध्यात्मिक दुनिया तक पहुंचने में मदद करने के लिए कहता है। जैसे ही काशमोरा की नींद खुलती है, यामिनी उसे बताती है कि चेलापति राव जो उसे यहाँ लेकर आया था 75 साल पहले मर चुका है और उसकी आत्मा काशमोरा और यामिनी को यहाँ ले आई है। काशमोरा महल की खोज करता है और उसे 700 साल पुरानी एक पुरानी किताब मिलती है जिसमें राजनायक के बारे में बताया गया है। अतीत, राजनायक एक आत्मा मुगध सरदार और एक महिला प्रेमी था। राजा चुप रहा और राजनायक की सैन्य शक्ति के कारण उसके बढ़ते अत्याचारों में हस्तक्षेप नहीं किया। एक दिन राजकुमारी रत्ना महादेवी अपने प्रेमी दुश्मन राज्य के राजकुमार के साथ भाग जाती है। राजा घोषणा करता है कि वह रत्ना से शादी करेगा और उसे खोजने वाले व्यक्ति को अपना आधा राज्य देगा। राजनायक राजकुमार को मार देता है और रत्ना को जबरन वापस लाता है। वह राजकुमारी से शादी करने की मांग करता है और दहेज के रूप में राज्य का बाकी आधा हिस्सा चाहता है। विरोध करने पर वह राजकुमार और राजा को मार देता है। राजनायक फिर रत्ना से शादी करता है और खुद को राजा घोषित करता है। हालांकि रत्ना की दूसरी योजनाएं हैं। वह और उसकी सहेलियां राजनायक और उसके अधीनस्थों को बहकाती हैं। जबकि राजनायक के अधीनस्थों को जिंदा जला दिया जाता है, रत्ना राजनायक का सिर काट देती है। हालांकि मरने से पहले वह उसे और उसके सहायकों को मार देता है। अपनी आखिरी सांस लेने से पहले रत्ना 13 पुरुषों पर एक श्राप लगाती है जिससे वे आध्यात्मिक दुनिया तक पहुंचने से रोक देते हैं। वर्तमान इसके बाद राजनायक और अन्य 12 भूतों ने महल और उसके निवासियों को परेशान किया। एक भूत भगाने वाले के अनुसार राजनायक अमर हो जाएगा यदि वह एक ही जन्म नक्षत्र रोहिणी के साथ पैदा हुए परिवार के 5 लोगों की बलि दे। एक महिला जो अपनी पीढ़ी में एकमात्र महिला हो उसे बलि देनी चाहिए। ये नवकाली पूर्णिमा के दौरान होना चाहिए जो हर सहस्राब्दी में एक बार होती है। काशमोरा को याद आता है कि उसके परिवार के सभी सदस्यों की जन्म राशि एक ही है और यामिनी उसके परिवार की एकमात्र महिला है। उस रात नवकाली पूर्णिमा होती है और राजनायक काशमोरा और उसके परिवार को गिलोटिन पर जाने के लिए मजबूर करता है। काशमोरा के सपने में आई छोटी लड़की प्रकट होती है और रत्ना का पुनर्जन्म निकलती है। जबकि रत्ना और राजनायक एक दूसरे से लड़ते हैं, काशमोरा एक जादुई तलवार की मदद से अधीनस्थ भूतों को भगा देता है। रत्ना की अंतरात्मा उसे महल के भीतर एक कक्ष में ले जाती है जहां राजनायक के अवशेष हैं। खंजर का उपयोग करके काशमोरा अवशेषों को नष्ट कर देता है जिससे राजनायक कमजोर हो जाता है। रत्ना राजनायक की आत्मा को नष्ट कर देती है और वह अंडरवर्ल्ड में चली जाती है। अन्य आत्माएं आध्यात्मिक दुनिया के लिए महल से
भाग जाती हैं। महल से भागकर काशम्योरा दावा करता है कि उसने भूतों को हरा दिया। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और अन्य लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा।